मैं राजू सिंह आईएएस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस समय भारत की, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसी है। निरंतर ये चर्चा चल रही है कि भारतीय रुपये डॉलर के समक्ष टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक डॉलर में 80 रुपये से ज़्यादा टूट चुका है, यानी एक डॉलर में 80 रुपये से ज़्यादा का विनिमय दर हो चुका है। ये निरंतर टूटता जा रहा है और ख़ास करके 2022 के साल में अब तक ये 7% का गिरावट देखा गया है। वैसे तो दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनके भी मुद्रा में डॉलर के सापेक्ष गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भारत का कुछ की तुलना में ज़्यादा, जबकि कुछ की तुलना में अच्छी स्थिति में है। अब सवाल उठता है कि आखिर डॉलर की तुलना में रुपया क्यों इतना तेजी से गिर रहा है? क्या ऐसे ही गिरता रहेगा? अब इसके पीछे अगर हम लोग कारण खंगालने की कोशिश करें तो पता चलता है कई कारण हैं। एक, पेंडेमिक के दरमियान कई देशों में, विकसित देशों में, अन्य विकासशील देशों में बहुत सारा पैसा जो है सस्ते ब्याज दर पर रिलीज किया गया था, लोगों को सपोर्ट दिया गया था। लेकिन पैंडेमिक के दरमियान लॉकडाउन के कारण से प्रोडक्शन बाधित था, सप्लाई बाधित थी। अब उसका नतीजा निकला है कि महंगाई के रूप में अमेरिका में आप देखेंगे कि 40 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई दर्ज की गई है। और जब महंगाई हुई है तो वहाँ की केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने के अनाउंसमेंट किया और एक सीरीज बना दी कि हम लगातार अभी ब्याज दर बढ़ाते जाएंगे। उसके इस परिणाम का, उसका परिणाम हुआ है कि जो भी अमेरिकी निवेशक हैं एफआईआई के रूप में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनियों के शेयरों में जो निवेश किए थे वो अब बिकवाल करके वापस जा रहे हैं और डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। जिस भी मुद्रा की मांग अधिक होती है उसका मूल्य चढ़ता है और उसके सापेक्ष वाली दूसरी मुद्रा का मूल्य गिरता है। एक बड़ा कारण तो ये है। दूसरी कारण ये है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इससे भी बहुत सारे उत्पादों की सप्लाई सफ़र की है, जिसमें क्रूड का रेट काफ़ी उछाल लिया है। आप देखिए कि क्रूड पिछले पैंडेमिक के दरमियान तो कम था क्योंकि डिमांड नहीं थी, लेकिन जैसे ही इकॉनमी ओपन हुआ डिमांड बढ़ने लगी, रेट चढ़ने लगा। लेकिन वह एक सीमा में था। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, यह मार्च के महीने में $140 पर बैरल रेट हो गया। इस समय थोड़ा डाउन हुआ है और यह 100 के करीब है, $100 पर बैरल का रेट है। भारत अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल 80% आयात करता है। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का रेट इस तरीके से उछाल लिया है तो नो डाउट हमारा आयात बिल बढ़ा है, हमारी डिमांड डॉलर की पहले की तुलना में बढ़ी है। अब भारत में भी महंगाई का प्रभाव देखने को मिल रहा है। पीछे हमारी आरबीआई ने थोड़ी बहुत महंगाई होने पर भी महंगाई को रोकने का उपाय न करके इकॉनमी को गति देने के लिए निरंतर अपने ब्याज दर को, रेपो रेट को स्थिर रखा था। लेकिन अब बाध्य होकर के पिछले 2 चरणों में 0.9 यानी 0.4 और 0.5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। अब वह 4.9 हो चुका है जो पीछे 4% था। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसके वजह से रुपया हमारा टूट रहा है। लेकिन इतना तेजी से टूटेगा तो इसका नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि आरबीआई ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि आरबीआई अपने पॉलिसी के द्वारा चीज़ों को मैनेज कर सकती है। इसीलिए हमारे देश में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हुए भी कहा जाता है कि प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लागू होता है। मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब हुआ
कि जरूरत पड़ने पर आरबीआई इस दिशा में इंटरवेन कर सकती है। अभी आप देखेंगे कि आरबीआई ने परमिशन दिया कि क्षेत्रीय स्तर पर जो भी व्यापार हो उसमें रुपए में भुगतान हो सकता है, रुपए में भुगतान हो सकता है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और रुपए का टूटना रुकेगा। दूसरा उपाय यह किया गया है कि एफसीएनआर बी अकाउंट होता है जिसमें यदि विदेशी निवेश डिपॉजिट कर रहे हैं मनी, उस पर जो कुछ भी ब्याज बनेगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, सीआरआर और एसएलआर के मानक उस पर अप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से जो बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट के बॉन्ड है, विदेशी निवेशक निवेश करते हैं, उसमें भी ढील दी गई है। देश के जो ईसीवी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भारतीय कंपनियां विदेशों से जो उधार लेती हैं, उसमें सीमा था $75 मिलियन का, उस सीमा को बढ़ा करके $1.5 बिलियन कर दिया गया है, ताकि भारतीय कंपनियां जब विदेशों से विदेशी मुद्रा में ऋण उठा के लाएंगी तो विदेशी मुद्रा आवक बढ़ेगा, डॉलर की आवक बढ़ेगी, इससे डॉलर की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगा और रुपए को टूटने से रोका जा सकेगा, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ा करके हम लोग रुपए को टूटने से रोक सकते हैं। वैसे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार एक समय 640 तक पहुंच गया था बिलियन डॉलर, नो डाउट इस समय गिरावट हो रही है, उसमें से $580 बिलियन तक आ चुका है। बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही कि लगभग $34 बिलियन एफआईआई ने भारत से बाहर भेज दिया है। ये 2008 की मंदी से कहीं ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। 2008 के भंडार में और आज के भंडार में दुगुना का डिफरेंस है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये उतना प्रभावी नहीं है जितना कि 2008 में था। केवल ऐसा नहीं तुलना किया जा सकता कि 2008 में ऐसा हुआ इसलिए ये ज़्यादा समस्या है। आज की परिस्थिति में इस समस्या को देखा जाना चाहिए। आज भारत के पास $640 बिलियन जाने पर नो डाउट गिरावट हुई है, कमी हो रही है, 580 तक आई है। अभी भी भारत के पास एक अच्छा स्ट्रेंथ है विदेशी मुद्रा भंडार का। अब जब फेडरल रिजर्व बैंक और साथ में हमारी देश की आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, और अभी जो जून महीने का, चाहे वह थोक का हो और चाहे खुदरा हो, दोनों की महंगाइयों में पिछले मई की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। और उधर अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक इस बात को समझ रहा है कि बहुत तेजी से अगर हमने ब्याज की दर बढ़ाई तो उसका खामियाजा ये होगा कि मंदी तेजी से आ जाएगी। इसलिए वो भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें अब ब्याज दर बहुत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा दूसरे तरीक़ों से। यानी इसका कुल मिलाकर के हमें रिजल्ट यही समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई पर नियंत्रण लग जाएगी और ये रुपए का हमारा टूटना है वो रुकेगा, क्योंकि अब उपाय किए गए हैं, अब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो हल्ला मचा करके कि चारों तरफ मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है, इससे परसेप्शन क्रिएट कराने से अगर नहीं भी आने वाली होगी तो आ जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के डेट में जो डेटा है वो नो डाउट अच्छी नहीं है, जैसे कि चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों की स्थिति इस समय अधिक है। इसको ट्विन डेफिसिट कहा जाता है, जुड़वा घाटा कहा जाता है। भारत ऐसी स्थिति अब तीसरी बार फेस कर रहा है। 1991 में जब हम लोग आर्थिक सुधार शुरू किए थे उससे पहले यही सिचुएशन थी ट्विन डेफिसिट की, और 2008 में भी यही सिचुएशन थी।
लेकिन अब फिर से एक बार ट्विन डेफिसिट की सिचुएशन पाई जा रही है, क्योंकि चालू खाते में इस समय घाटा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कारण निर्यात तो बढ़े हैं, लेकिन कहीं आयात कहीं तेज गति से बढ़ा है। उसका कारण है कि क्रूड के रेट बढ़ने से आयात बिल बढ़े हैं और चालू खाते व्यापार खाते का घाटा बढ़ता जा रहा है। और रही बात की राजकोषीय घाटा, तो वो भी बहुत अच्छे मतलब ज़्यादा मात्रा में है, पहले से ही बजट के दरमियान ही, लेकिन हाँ उससे और ज़्यादा ना हो जाए इस बात पर कोशिश सरकार की करनी होगी। तो अगर चीज़ों को संभाल लिया जाता है तो मंदी से हम लोग बच सकते हैं। अगर अनलिमिटेड अनकंट्रोल वे में अगर यदि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये डेटा बिगड़ते जाते हैं, घाटा बढ़ता जाए, राजकोषीय घाटा बढ़ता जाए, तो चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से ग्लोबल स्तर पर भी चैलेंज है। वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग रुक करके निवेश करना चाह रहे हैं। लोगों को ज़्यादा सेफ डॉलर में निवेश करना, अमेरिका में निवेश करना लग रहा है। इसी वजह से चारों तरफ से जो डॉलर के इन्वेस्टर्स थे वे वापसी कर रहे हैं और अमेरिका में जाकर के निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ब्याज बढ़ाने से उनको लगता है वहीं फायदा होगा। और आजकल निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। स्टार्टअप की भी गति कुछ कम हुई है, कारण कि निवेश कम होने लगा है स्टार्टअप में भी। तो ये सारे स्थितियां हैं जिसकी वजह से एक चिंता सी व्यक्त की जा रही है कि ऐसा ना हो कि मंदी आ जाए। तो इसको बचा करके यानी आरबीआई इस दिशा में ठोस पहल करे ताकि महंगाई पर भी नियंत्रण हो और चालू खाते के घाटे को भी कंट्रोल करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। सरकार ने नो डाउट कुछ मामलों में रिवर्स गियर में जाकर के गेहूं के निर्यात को रोका और भी कई जगह जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जबकि खुद ही पहले अनाउंस किया था कि इसको प्रमोट करेंगे और फिर जो है कि पीछे जाना पड़ा। यह सिचुएशन बेस्ड डिसीजन था। इसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता जरूर पैदा होती है। इससे निवेशकों के बीच एक गलत मैसेज आता है कि सरकारें आए दिन अपनी नीतियों को बदलते रहते हैं। यह एक समस्या जरूर है। तो इसे सरकार को ठोस उपाय करना चाहिए, सोच समझ के अनाउंसमेंट करे ताकि उसको वापस न लेना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेक्शन इतना ही है, फिर आगे मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में आपके साथ।